नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। सबसे पहले आपको दिखाएंगे बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें, जहां पर बिहार बीजेपी ने कई मुद्दों को लेकर विधानसभा मार्च निकाला था, लेकिन ये विधानसभा मार्च जो है वो कुछ हिंसक हो गया। पुलिस ने रास्ते में ही इसे रोकने की कोशिश की। ये देखिए तस्वीरें, नीतीश सरकार के खिलाफ ये मार्च निकाला गया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जो कहा जा रहा है कि बैरिकेड तोड़कर जा रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इसके बाद पुलिस ने वहां पर जमकर लाठीचार्ज की है, जैसा कि जो वीडियोस सामने आए हैं उसमें नजर आता है। और इस लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। लाठीचार्ज में घायल हुए भाजपा के जहानाबाद जिला सचिव विजय कुमार सिंह को पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बताया गया कि उन्हें सर में चोट लगी थी और वहां पर पहुंचने के बाद उनकी मौत हो गई। ऐसा पीएमसीएच ने जानकारी दी है। सुनते हैं इस पर सुशील मोदी ने क्या कहा है। देखिए, सबसे दुखद तो ये हमारा एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह, जो जहानाबाद का जिला महामंत्री है, उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। हम पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे और ये सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। ये 50,000 लोग थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, न कहीं तोड़ फोड़ थी, न कोई हिंसा थी। उसके बाद भी अश्रु गैस का गोला छोड़ा गया, लाठीचार्ज किया गया। तो सुशील मोदी बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ा है और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वीडियो जिसमें लाठीचार्ज जोर शोर से हो रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। पुलिस जमकर डंडे बरसा रही है और इसके बाद अब जो खास करके बीजेपी के एक नेता की इसमें मौत हो गई है, इसके बाद इस पर राजनीति काफी गर्मा गई है। मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश सरकार को घेरा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है और लिखा है कि पटना में बीजेपी नेताओं पर किया गया लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन सरकार के भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। तो ये है जेपी नड्डा का ट्वीट। दरअसल बीजेपी ने गुरुवार को नीतीश सरकार के खिलाफ विधानसभा मार्च बुलाया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू किया। जैसा कहा जा रहा है, डेप्यूटी सीएम की बर्खास्तगी की मांग, यानी कि तेजस्वी यादव की बर्खास्तगी की मांग, भ्रष्टाचार, रोजगार, शिक्षक भर्ती घोटाला, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के सांसद वेल में पहुंचे थे। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, और साथ साथ जुड़ेंगे आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन। राकेश सिन्हा साहब, नमस्कार और धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हमें जानकारी है कि आप शायद वहां पे मौजूद थे, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था। आपसे जो बहुत दुखद है कि एक बीजेपी नेता की इसमें जान गई है, हुआ क्या था? देखिए, लोकतंत्र में किसी भी विपक्षी पार्टी को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का एक संवैधानिक और नैतिक अधिकार होता है। भारतीय जनता पार्टी ने उसी अधिकार का उपयोग करते हुए उसी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल पटना में कोने कोने से आए कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। मैं स्वयं उसमें शामिल था। जिस तरह से कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की जा रही थी, कार्यकर्ताओं को दोनों ओर से पुलिस घेर कर, जिन कार्यकर्ताओं के हाथ में कुछ भी नहीं था, न झंडे थे न पट्टियां थी, सिर्फ वे नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ एक कार्यकर्ता की इतनी बर्बरतापूर्ण पिटाई हुई कि उनकी मौत हो गई। राजनीतिक प्रदर्शनों में लाठीचार्ज, अश्रु गैस छोड़ा जाता है बहुत ही सॉफ्ट तरीके से। आज जिस तरीके से नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार अपनी विफलता को छिपाने के लिए आज किसी हद तक जा सकती है। यह लोकतांत्रिक आवाज को बंद करने जैसा है। मुझे आश्चर्य यह लग रहा है कि जिस बिहार की धरती में लोकतंत्र पैदा हुआ, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं बार बार कि इंडिया इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वह बिहार का पाटलिपुत्र या वैशाली की धरती है।
उसी धरती पर आज एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कार्यकर्ता की हत्या हो जाए, राजनीतिक प्रदर्शनों पर इस तरह की घटनाएं बहुत ही अपवाद स्वरूप स्वतंत्र भारत में हुई है। बहुत अफसोसनाक है ये प्रदर्शन का अधिकार जी, बहुत अफसोसनाक है। प्रदर्शन का अधिकार सबको है। राकेश जी, आपने बताया शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था। खबर ये भी है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़ा और आगे बढ़ रहे थे, बैरिकेड तोड़ा गया और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर बल प्रयोग किया। आप तो वहाँ मौजूद थे, क्या हुआ था? देखिए, सामान्यतः हम सभी छात्र आंदोलन से आए हैं। आप भी छात्र जीवन में आंदोलन किए हुए। पुलिस बैरिकेड लगाती है, चाहे सरकार जिसकी भी हो, और कार्यकर्ता उस बैरिकेड को लांघने की कोशिश करते हैं। यदि कार्यकर्ता हिंसा का उपयोग करे, यदि कार्यकर्ता बंदूक और लाठी का उपयोग करे, पत्थर का उपयोग करे, तो मैं मान सकता हूँ पुलिस लाठी चार्ज करती है। उस बैरिकेड तोड़ना कार्यकर्ता ये समझते हैं कि हम अपने प्रदर्शन को आगे ले जाएं। यह सामान्य सी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया पर इतनी बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना ये असामान्य सी बात है। यानी लोकतंत्र की सामान्य परंपरा को और शासन की असामान्य दृष्टि के द्वारा देखना, यह नीतीश सरकार की हैवानियत दिखाती है। ये चंगेजी जो कृत्य है वो दिखाता है कि एक कार्यकर्ता प्रदर्शन करने आया है, वह किसी राजनीतिक पार्टी का प्रदर्शन है। कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या हम उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करेंगे? हमारी सरकार होगी, हमारी सरकार के विरोध करने का हक होगा। आप देखिए, दिल्ली में आए दिनों केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता है, आए दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन होता है, तो क्या उनके साथ चंगेजी व्यवहार होता है? यह बिहार में अपवाद स्वरूप घटना नहीं है। 74 में मैं एक बात आपको बता दूं, जो 1974 में अब्दुल गफूर की सरकार थी, उसकी बर्बरतापूर्ण व्यवहार के कारण और छात्रों के साथ जो अन्याय किया था, तो उसी से जेपी आंदोलन पैदा हुआ। उस जेपी आंदोलन के दो लोग हैं, एक नीतीश कुमार हैं, दूसरे लालू जी हैं। आज इन दोनों ने ही अब्दुल गफूर की सारी प्रक्रिया को, सारी नीति कार्यक्रम को की पुनरावृत्ति कर दी है। 74 में जो अन्याय अत्याचार हुआ, जिसके कारण जेपी आंदोलन हुआ, वही चीज आज पुनरावृत्ति के रूप में दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की बात करने वाले लोग आज चुप क्यों? मुझे एक बात का और भी आश्चर्य लगता है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हुई है, सड़क पे ये घटना घटी है। बंगाल में ही ऐसी हिंसा हुई। देश का एक बड़ा बुद्धिजीवी का वर्ग जो हमेशा मानवाधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना की बात करता है, आज वो चुप क्यों है? इस तरह की चुप्पी लोकतंत्र की जड़ में मट्ठा डालने का काम करता है। नहीं, पर राकेश जी, ये घटना 3:30 बजे, ये घटना आपसे कुछ देर पहले हुई है और उस पे ये जो घटना हुई है, जो पुलिस की बर्बरता है, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अब और प्रतिक्रियाएं हो सकता है इस पर आए, पर इस समय एक इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि बहुत दर्दनाक है, अफसोसनाक है कि विजय जी जो आपके कार्यकर्ता रहे, भाजपा के नेता थे, उनकी इसमें मौत हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि वो बेहोश मिले सड़क पर, उसके बाद उन्हें पीएमसीएच ले जाया गया। क्या पुलिस के डंडे के कारण ये उनकी जान गई है? हुआ क्या था? क्या आप लोग इस पर कुछ सफाई दे पाएंगे? वे पुलिस ने बर्बरतापूर्ण का व्यवहार किया, सड़क पे गिर गए, उनकी पिटाई होती रही और पुलिस के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस ने मैंने अपनी आंखों से देखा, जब अश्रु गैस छोड़ा जाता है तो कार्यकर्ता भागते, कार्यकर्ता भागकर बगल के गलियों में गए, दुकानों में गए, उनको दोनों ओर से घेर कर पीटा जाने लगा। जिस गाड़ी पर हम थे उस पर सुशील मोदी जी थे, मंगल पांडे जी थे, बिहार के बहुत वरिष्ठ नेता लोग थे, जिन लोगों ने बार बार पुलिस को कहा कौन सी बर्बरता कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के पास कोई शर्म नाम की चीज नहीं थी। जब शासन व्यवस्था ही बर्बर हो जाए, चंगेज खान बन जाए और तुगलक की तरह व्यवहार करने लगे, तो पुलिस तो उसका एक हथकंडा होता है। पुलिस तो उनके आदेश को मानता है। पुलिस को पहले से ही आदेश दे दिया गया था कि कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की जाए, चाहे उनकी मौत क्यों न हो जाए। सरकार कितनी असंवेदनशील हो सकती है, राजनीतिक व्यवस्था कितनी असहिष्णु हो सकती है, इसका एक उदाहरण ये। पर यहाँ पे भाजपा के जो तमाम वहाँ पे ये नेता हैं, उन्होंने विधानसभा में भी ज़बरदस्त हंगामा किया था कल। वहाँ पे क्या हुआ था? विधानसभा की कार्रवाई के दौरान काफ़ी हंगामा हुआ, कुर्सियाँ तोड़ी गईं, विधायकों ने सदन में कुर्सियाँ तोड़ी। विरोध प्रदर्शन सबका अधिकार है, लेकिन सदन के अंदर में जिस तरह का हंगामा हुआ, ये हंगामा कल से चल रहा था, जिसका आज ये स्वरूप दिखाई दिया। देखिए, कल 2 दिनों से जो लोग प्रदर्शन करने पटना में आ रहे हैं, उन पर किस तरह का व्यवहार हो रहा है?
आपने कभी सुना है कि स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य की में किसी भी कालखंड में शिक्षकों की अस्मिता, शिक्षकों की अस्तित्व, शिक्षकों के सम्मान पर इतना बड़ा प्रहार हुआ? जिस सरकार ने शिक्षकों को नियुक्त किया वही सरकार अपने ही नियुक्ति पर सवाल खड़ा कर रही है। चित्त भी मेरा, पथ भी मेरा। अगर नियुक्ति में गलती हुई तो नीतीश कुमार उसके लिए इस्तीफा दें। नियुक्ति और शिक्षकों के सम्मान पर क्यों आक्रमण कर रहे हैं? और शिक्षक जब प्रदर्शन करने आए, लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने आए, बिहार का शिक्षक होते हुए चुनाव लड़ सकता है लेकिन प्रदर्शन नहीं कर सकता है। पटना विश्वविद्यालय, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इन लोगों से कि आखिर उन पर हमले हुए। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पर सवाल किया, वे चार्ज सीटेड है। ऐसे तो नैतिक पैमाने पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या नीतीश कुमार जी को उनका मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। जब एक व्यक्ति जो एक घोटाले में चार्ज सीटेड है, हाँ। वो बिहार का उप मुख्यमंत्री बना रहे तो क्या विधायक चुप बैठेंगे? विधायकों ने जो किया वो लोकतांत्रिक अधिकार के तहत किया, लेकिन आरजेडी जेडीयू के विधायकों ने जी आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं एक बात जोड़ दूं। देखिए लोकतंत्र में विरोध को, प्रदर्शन को सहने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप में सहिष्णुता नहीं है कि आप सिर्फ अपने कानों को मृदु लगने वाली बात ही सुनेंगे, नीतीश कुमार मुर्दाबाद या तेजस्वी यादव मुर्दाबाद या मेरे कोई मुर्दाबाद कहे, यह सुनने का एक सार्वजनिक स्थान पर एक राकेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही और ये बात सब पे लागू होनी चाहिए। जी आपने बहुत अच्छी बात कही। बात सब पे लागू होनी चाहिए कि आप सिर्फ मृदु बात ना सुने और लोकतंत्र है जो तमाम तरह की जब आलोचना होती है तो उसको सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए तमाम नेताओं में, और नैतिकता के आधार पे नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन शायद ये बात बड़ी पीछे छूट गई है क्योंकि अब कहीं कोई इस्तीफा होता नहीं। पर अब चितरंजन गगन हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता आरजेडी के। आपने तमाम आरोप सुने राकेश सिन्हा जो कह रहे हैं कि किस तरह की बर्बरता आज पुलिस ने वहां दिखाई और ये राजनीतिक इशारे पर ही हुआ है, किस तरह की पिटाई की गई है भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं की। जवाब दें आप। हाँ, नगमा जी, राकेश जी की बात में बड़ा धैर्य सुन रहा था। 74 जेपी मूवमेंट से लेकर और अभी की तुलना कर रहे थे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं भी उस आंदोलन में रहा हूँ और कितने बार आंदोलन किया, अनगिनत लाठियाँ खाई होंगी, उसका मैं हिसाब देने जानता हूँ। लेकिन राकेश जी से एक चीज मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि 74 की बात इनको याद आई, लेकिन शायद 2022 और 2021 की बात इनको याद नहीं है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विपक्ष को विरोध करने का अधिकार है। हम लोग भी इसके विरोधी हैं कि किसी लोकतांत्रिक मांग को लेकर कोई लोकतांत्रिक ढंग से अगर कोई विरोध कर रहा है तो उस पर लाठी नहीं चलना चाहिए, बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, या किसी भी हाल में बल प्रयोग करने के हम लोग विरोधी रहे हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आज जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज की घटना पे आ जाएं सर आप, क्योंकि आपको जवाब देना चाहिए जैसे पुलिस ने नहीं नगमा जी राकेश जी को तो आप 74 से लेकर और जो भविष्य तक बोलने का मौका दिए। मैं जब बोलने लगा तो आपको भी, लेकिन आप तो आज की घटना में महागठबंधन की सरकार है, आज की घटना पे भी तो बात करें कि क्या हुआ वहाँ पे। नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, सुशील मोदी जी बयान दे रहे थे 50,000 कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। सच्चाई यह थी, देखिए, जो इन्हीं लोगों का नियम बनाया हुआ, जब एनडीए की सरकार थी, जब भाजपा सरकार में शामिल थी, इन लोगों ने नियम बनाया दिया था कि डकबंगला चौक के आगे कोई भी प्रदर्शनकारी नहीं जाएगा, और डकबंगला चौक के आगे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। जी आज इन लोगों ने जो कार्यक्रम की घोषणा की, कल जो आपने देखा विधानसभा में जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और माननीय उप मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे, उनके ऊपर कुर्सी फेंका गया। अगर वह गार्ड नहीं रोकता उस कुर्सी को तो पता नहीं कुछ भी हो सकता था, किसी के सर पर चोट लगता, किसी की भी जान जा सकती थी। अब उसको भी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। आज की घटना जो है, आज इन लोगों ने जिस ढंग से तैयारी की थी, यह इन लोगों का शो फला पड़ा। रिस्पांस नहीं मिला, जनता ने कोई नोटिस नहीं लिया इनके कार्यक्रम। और जब ये लोग चले, जो वहां पे नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, जैसा राकेश जी कह रहे थे, क्या उनके हाथों में कुछ पत्थर, लाठी, सुन लीजिए नगमा जी, सुन लीजिए, वो राकेश जी बोल रहे थे, आप डिस्टर्ब नहीं करते, मैं जब जवाब दे रहा हूँ। डिस्टर्ब नहीं किया सर, सवाल तो पूछ ही सकती हूँ ना कि क्या उनके हाथों में लाठी डंडा था क्या? सुन लीजिए, जब ये लोग बढ़े, डाकबंगला चौक के नजदीक व्याप्ता से जो है सो बैरिकेड लगाया हुआ था, और चूंकि इन लोगों के चरित्र से हम लोग परिचित हैं,
हम लोग जानते हैं, आज से नहीं 74 से हम लोग जानते हैं जो भाजपा के नेताओं का क्या चरित्र रहा, किस ढंग से लोग नाटक करते हैं, कि हम लोग जानते हैं। और इस चरित्र को जानते हुए ही वहां बैरिकेड लगाया गया था। और उसके बाद में जो वहां पर मजिस्ट्रेट मुस्तैद था, उसने कहा कि भाई आप लोगों को कोई मेमोरेंडम वगैरह देना है तो दीजिए, या अगर डेलीगेशन चल के मिलना है, जिससे मिलना है बोलिए, वहां पर चल के मिला देते हैं। इन लोगों ने उस बात को नहीं माना और जो सो बैरिकेड को ही तोड़ने का ही काम नहीं किया, बल्कि पुलिस पर मिर्ची का पाउडर और रोड़ा कंकड़ इस सबसे जो है सो इन लोगों ने पुलिस पर अटैक कर दिया। अब बताइए, जब पुलिस जो वहां पर आपको खड़ी है प्रोटेक्शन के लिए, उसके आंख में आप तो ठीक है, मैं आप एक मिनट सवाल जोड़ दूं तो क्या पुलिस ने जिस तरह की बर्बरता दिखाई, जो लाठी चार्ज हुआ जिसमें भाजपा के एक नेता की जान गई, इसको आप डिनाई कर रहे हैं, ये हुआ या नहीं हुआ वहां पे? नहीं, सुन लीजिए। तो उसके बाद पुलिस के साथ मजबूरी थी। पुलिस ने पहले जो है सो पानी का बौछार चलाया, उसके बावजूद भी लोग नहीं माने, तब पुलिस को हल्की लाठी चलानी पड़ी। कोई बहुत लाठी तो केवल तस्वीरों में दिख रहा है वो हल्की लाठी नहीं तो नहीं, काफी जबरदस्त लाठी चार्ज दिखाई दे रहा है। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं, ये हल्की लाठी डंडा चलाते हुए पुलिस वाले नजर आते हैं। मैं देख रहा हूँ नगमा जी, ऐसा जो है सो एक दो नहीं कई दर्जन ऐसी घटना देख रहे हैं। राकेश जी को याद करना चाहूंगा, यही जैसे कुछ दिन पहले 2022 की घटना है और जो 2021 की, और जो तेजस्वी जी निकले थे बेरोजगारी के ही सवाल पर, उसी डेक बंगला चौक पर छत के ऊपर से उनके ऊपर पत्थर फेंका गया, उनकी हत्या का प्रयास किया गया। कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है, सरकार में ये लोग थे। तो सवाल है कि आज वही लोग बोल रहे हैं। अब जो सूचना आ रही है कि यहाँ किसी एक साथी की मृत्यु, मांग लगातार है कि यहाँ पे यहाँ तेजस्वी यादव के इस्तीफे की भी मांग है, चार्जशीटेड है बीजेपी के, जो पूरा जो यहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें जो मांगे थी, अगर उसके बारे में भी बात कर लें कि ये जो मांग है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन के बारे में कल भी हंगामा हुआ था सदन में, काफी शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है, 10 लाख नौकरियों की बात हो रही है। मैं नगमा जी उन सब का जवाब दे रहा हूँ बहुत शॉर्ट में। शिक्षक के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं। जब ये शामिल थे सरकार में, गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण ढंग से जो बैठे हुए थे शिक्षक धरना पर, उस करकराती ठंड में उनका टेंट उखाड़ दिया गया। उन्हीं शिक्षकों पर जब प्रदर्शन कर रहे थे, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया। दर्जनों छात्र, चलिए हमारे पास जी शिक्षक सुन लीजिए। हाँ। और उसके बाद जो कह रहे हैं कि हाँ मांग रहे हैं इस्तीफा, बड़ी नहीं तो क्या विपक्ष को इस्तीफा मांगने की, अब जब आप विपक्ष में थे तो आप भी मांगते, अब जब वो विपक्ष में है तो वो सरकार पर सवाल उठाना किसी भी विपक्ष का अधिकार है, ऐसा तो नहीं कि नहीं मांग सकते हैं। पर जो तमाम बातें आपने की, माफ कीजिएगा हमारे पास और समय है नहीं, हमने आपको बराबर समय दिया, धन्यवाद आपका। और राकेश जी अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें कि बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज नहीं हुआ, पुलिस के ऊपर कंकड़ फेंका गया, पुलिस के ऊपर मिर्ची का पाउडर फेंका गया। अगर किसी की मृत्यु हुई है तो मर्डर केस चलना चाहिए भाजपा नेताओं के खिलाफ। मर्डर केस भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा है कि वो पुलिस के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करेंगे। चित्रंजन जी प्लीज एक मिनट, 30 सेकंड में जवाब दे दूं। देखिए मुझे ये लगता है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हत्या पर चुप्पी साधे हुए और उसे सामान्य तरीके से लेता है। इतने असंवेदनशील और असहिष्णु हम सत्ता के लिए, राजनीति के लिए हो गए हैं क्या? लोकतंत्र के प्रति हम इतने असहिष्णु हो गए हैं कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए आएंगे। बैरिकेड तोड़ना ये तो एक सिंबॉलिक काम होता है, कार्यकर्ता करता हम बैरिकेड को उधर जाएंगे। वो जब प्रदर्शन के लिए, हम छात्र जीवन में भी ऐसा करते थे, बोफोर्स का आंदोलन हो या स्वतंत्रता संग्राम हो, हर समय होता था। तो क्या उनकी हत्या कर दी जाए? नहीं, तो आप कह रहे हैं कि हत्या हुई, वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं, और वो लोग जो है पुलिस के ऊपर जब हमला कर रहे थे तो पुलिस ने बचाव में काम किया। बहरहाल माफ कीजिएगा कि हमारे पास समय अब इतना ही है। धन्यवाद आपका राकेश जी, चित्रंजन गगन हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की बात में एक ब्रेक लेंगे इस समय हम, और लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ।
दिल्ली में लगातार हो रही बारिश कुछ थमी जरूर है, लेकिन बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और गहरा होता जा रहा है। यमुना का जलस्तर अब 208.62 मीटर के पार पहुंचा है, जो खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर है। कल यमुना नदी का जलस्तर 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 208.83 मीटर पहुंचा था। दिल्ली के रिंग रोड पर कई जगह पे पानी आ गया है और पानी भरने की वजह से मजनू के टीले से ISBT बस अड्डा जाने का रास्ता बंद है और वहां पे मॉनेस्ट्री मार्केट, जो टिबेटन मार्केट है, पुराना लोहे का पुल, कश्मीरी गेट, वजीराबाद और राजघाट रोड के इलाके में पानी भरा हुआ है। यहां से लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है आने जाने में। कहीं बाढ़ के हालात को देखते हुए दिल्ली के तब सभी स्कूल कॉलेज रविवार तक के लिए बंद हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कश्मीरी गेट के आसपास की सभी दुकानों को रविवार तक बंद रखने का फैसला लिया है। साथ ही जरूरी सेवाओं को छोड़ दिल्ली की सीमाओं से अन्य भारी वाहनों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। अंतर्राज्यीय बसें भी ISBT कश्मीरी गेट न जाकर सिंधु बॉर्डर पर ही रुकेंगी। यमुना में बढ़ते जलस्तर के चलते नॉर्दर्न रेलवे की 342 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। बीते 5 दिनों में 140 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा है कि हथनीकुंड बराज से सीमित गति से पानी छोड़ा जाए। ये उन्होंने अपील की है कि अगर देश की राजधानी में इस तरह की बाढ़ आएगी तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि बराज में पानी स्टोर नहीं हो सकता। उन्हें राजनीति के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में यमुना के पानी में लगातार बढ़ोतरी के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। अभी जो स्थिति है शेखावत साहब, उसमें आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये राहत मिलने की उम्मीद है लोगों को? देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में एकाएक बरसातें हुई और उसके कारण से यमुना नदी में सहायक नदियों के कारण से जल प्रवाह बहुत बढ़ा। हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है वो हिस्टोरिकल हाई तक लगभग पहुंच गया था 3,60,000 क्यूसेक के आसपास। उसके कारण से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा और जो फ्लड प्लेन जोन्स में जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, नदी के प्रवाह क्षेत्र में, नदी के बाढ़ क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शंस हुए, वहाँ उन निचले इलाकों में पानी भरने का संकट हुआ। आज की तारीख में जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है वो लगभग 1,60,000 क्यूसेक से कम है और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हथनीकुंड से दिल्ली तक पानी पहुँचने में अनुमानित है 44-45 घंटे लगते हैं। तो जो 2 दिन पहले जो प्रवाह था उसके अनुरूप आज दिल्ली में हिस्टोरिकल हाई है 208 से भी ऊपर चला गया और अगले 24 घंटे में ये घट करके धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगले 24 घंटे बाद में हम सामान्य स्तर पर ला पाएंगे। लेकिन उसके कारण से कुछ चुनौतियाँ बढ़ी है। वजीराबाद में जो ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर है उसमें क्योंकि नदी का पानी प्रवेश कर गया था, तो मुझे लगता है कि 3-4 दिन तक अभी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जैसा मुझे बताया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, कि वो अभी डिस्टर्ब रहने वाली। एक इस पर राजनीति भी हो रही है। आप जानते हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, कहा कि हथनीकुंड बैराज से पानी ना छोड़ा जाए, यहाँ पर G20 की मीटिंग होने वाली है, लोग परेशान होंगे। इसको लेकर के क्या स्थिति है? क्या जरूरी है बैराज से पानी छोड़ना? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब हर काम में राजनीति करना उनकी आदत में शुमार है। अन्यथा मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति IIT से पास आउट होगा उसको इतनी जानकारी तो होगी कि बैराज में पानी स्टोर नहीं किया जाता, और अगर इतनी भी जानकारी नहीं है तो फिर तो मुझे लगता है कि वो IIT में क्या पढ़े हैं इसकी जांच करनी चाहिए। मैंने उनको फ़ोन किया था व्यक्तिगत रूप से, उनको भी, दिल्ली के माननीय LG साहब को भी और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब को भी। मैंने तीनों को फ़ोन करके कहा था कि ये समय नहीं है कि हम राजनीति करें। जो पानी ऊपर से आएगा हथनीकुंड बैराज में पानी रोकना संभव नहीं है क्योंकि वो बांध नहीं है, बराज है, हम पानी निकाल रहे हैं। लेकिन मैंने उनको साथ ही ये भी बताया था कि अब प्रवाह कम हो गया है और आने वाले 24 घंटे में हमको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा।
राजनीति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार के अपने फेलियर के कारण से, जहाँ पिछले 10 साल में लगभग 50 लाख दिल्ली की आबादी बढ़ी है, हमने न तो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया, न स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल पर किसी तरह का ध्यान दिया। ये पहली बार तो नहीं है कि दिल्ली में यमुना नदी का पानी फ्लड प्लेन्स में घुसा हो। एनजीटी ने कई बार आदेश किए हैं कि फ्लड प्लेन्स पे जो कॉलोनीज बनी है उनको चिन्हित किया जाए, उनको हटाया जाए, वो अतिक्रमण है। अब नदी के प्रवाह क्षेत्र में यदि अतिक्रमण होगा तो कभी न कभी नदी जो है जब पानी आएगा तो अपना जगह को रिक्लेम करेगी, ये स्वाभाविक है। इसलिए इस समय में हमको राजनीति करने के बजाय आने वाले समय में इस तरह के कष्ट न आए, ये चुनौतियां और न बढ़े, इस समय को एक ऐसे लेसन के रूप में इसको लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में अभी जो समस्या खड़ी हुई है, अगले 24 घंटों में जलस्तर नीचे आने लगेगा और लोगों को जल्दी ही इससे राहत मिलेगी। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पे फ्रांस पहुंच चुके हैं। पेरिस एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ऑर्ली एयरपोर्ट पे उतरे और उन्हें वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के प्रतिष्ठित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल होंगे, जहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और दूसरे बड़े नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस में मौजूद भारतीय समुदाय के शीर्ष सीईओ के साथ बातचीत भी करेंगे। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलने और दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं।